कर सकते हो या आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो, लेकिन कुल मिला के इस तरह के प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं बीएफ स्किनर की डेफिनेशन। बीएफ स्किनर की डेफिनेशन आर रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है तो उसको हम लर्निंग कहते हैं, दैट एक्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, लर्निंग क्या है? द प्रोसेस बाई विच नॉलेज इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्ट थ्रू इन the interaction between the learners and pre-existing cognitive structure एंड न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, जिसको हम लर्निंग बोलते हैं। थ्योरीज की बात करें तो लर्निंग में अलग अलग तरह की थ्योरीज होती हैं, तो कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले लर्निंग की कौन सी थ्योरी आई। तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले लर्निंग की बिहेवियर थ्योरी आई थी, उसके बाद कॉग्निटिव आई है, उसके बाद साइको एनालिटिकल थ्योरी आई है। तो सबसे पहले आती है हमारी थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या है थ्योरीज का मतलब? क्या है? ऐसा फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब हाउ पीपल लर्न एंड प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग and designing a effective learning environment. So there are many different theories of learning and each emphasizes different aspect of learning process. जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि अगर हम किसी की लर्निंग कराना चाहते हैं तो उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर दीजिए, लर्निंग हो गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा नहीं, जब तक किसी का मेंटल लेवल पे उसका इनर तरीके से कुछ चेंज नहीं होता तब तक लर्निंग नहीं है। तो हर किसी के यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मत होते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इवान पॉवलोव की। तो पॉवलोव वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको बोलते हैं क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब ये सबसे पहली और पुरानी थ्योरी है जो बिहेवियर थ्योरी है। क्लासिकल कंडीशन इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट एक्वायर व्हेन अ नेचुरल स्टिमुलस इज repeatedly paired with the biological significant stimulus, resulting in the natural stimulus electing the same response as the biological significant stimulus। तो हो सकता है आपको ये चीज समझ नहीं आई, मैं आपको बहुत सिंपली समझाती हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास एक नेचुरल स्टिमुलस है। नेचुरल स्टिमुलस क्या है? जैसे खाना क्या है? नेचुरल स्टिमुलस है। तो नेचुरल दिया हमने डॉगी को, तो डॉगी के मुंह से ये सलाइवा आ रहा है, यानी कि इसका जो अनकंडीशनल है, यानी कि खाना देना कैसा है? अनकंडीशनल है। रेस्पॉन्स आना भी अनकंडीशनल है। सीधी सी बात है कि बिना कंडीशन के डॉग उसको खाने लगेगा। लेकिन धीरे धीरे हमने कंडीशनिंग की, और कंडीशनिंग में हमने क्या किया? जैसे जैसे हमने खाना दिया वैसे वैसे हमने वहां पे एक बैल को बजाया। तो बैल क्या है? कंडीशनल है, यानी कि बैल बजाना एक नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, ये कंडीशनल है। तो धीरे धीरे डॉगी को ये समझ में आया कि जब भी मुझे खाना मिलेगा तो उसके साथ क्या होगा? बैल को बजाया जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि ये क्या हो गई? अब कंडीशनिंग हो गई। तो अब आप इस डेफिनेशन को दोबारा देखिए कि ऐसी लर्निंग जहां पर नेचुरल स्टिमुलस यानी कि फूड पेयर किया जाता है किसके साथ? बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट स्टिमुलस रिजल्टिंग द न्यूट्रल स्टिमुलस इलेक्टिंग द सेम रिस्पॉन्स, यानी कि जब न्यूट्रल, यानी कि जब हम यहाँ पे घंटी बजाएंगे, बेल बजाएंगे, तब भी वहां पे सेम रिस्पॉन्स आता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें कुछ प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको यूसीएस बोलते हैं। अनकंडीशनल यानी कि बेल, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा आना, कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि घंटी का बजाना। तो ऐसा ऐसा स्टिमुलस जब हमें नेचुरल तरीके से ट्रिगर करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, कि जैसे ही आपने खाना रखा वैसे ही उसके मुंह से सलाइवा आएगी। तो ये बेसिकली ट्रिगर करने के लिए ऑटोमेटिकली दिया जाता है। अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या है? कि जैसे ही आप उसके सामने नेचुरल कोई भी चीज ले जाएंगे तो उसके मुंह से सलाइवा आना तय है, क्योंकि जो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स भी है वो भी अनकंडीशनल है। अब कंडीशनल कब होगा? कंडीशनल जब होगा जब हम यूसीएस के साथ यहाँ पर सीएस को, कंडीशनल स्टिमुलस को पेयर कर देंगे, जैसे घंटी को। तो ये खाना है, इसका मतलब क्या है? फूड। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सलाइवा आना, और इसका मतलब क्या है? घंटी और फूड को एक साथ दिया जाना। तो ये क्या हो जाता है? पेयर हो जाता है। जब पेयर हो जाएगा तब क्या होगा? यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा उसको भी हम कंडीशनल बोलेंगे। ऐसा होने से वो सीख जाएगा, और सीखने का धीरे धीरे उसके बिहेवियर में वो चीज आने लग जाएगी। इस तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग पूरी हो जाएगी। इस पे आगे क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब एक्वायर व्हेन अ कंडीशनल रिस्पॉन्स दैट हैज बीन रीअपियर, है ना, कि जैसे मान लीजिए हमने ये किया कि हमने पहले फूड दिया,
उसके बाद तुरंत बाद आपने बेल को बजा दिया। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि धीरे धीरे डॉग जो है वो चीजों को जनरलाइज करने लगेगा कि हाँ जब फूड मिलेगा तो घंटी बजेगी बजेगी। धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन ऐसी कंडीशन होती है, रेस्पॉन्स इज इलेक्टेड ओनली बाई द स्पेसिफिक कंडीशन स्टिमुलस एंड नॉट बाई अदर सिमिलर स्टिमुलस। ठीक है, अब जैसे घंटी की जगह हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर गाना बजाना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गई, डिफरेंट सिचुएशन हो गई। तो धीरे धीरे डॉग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाता है कि घंटी की आवाज अलग है और गाने की आवाज अलग है, तो इसको बोलेंगे हम डिस्क्रिमिनेशन। Different of type of classical condition procedure where which used to establish association between a neutral stimulus and a biological significant stimulus such as food, pain or pleasure। जैसे आप उसको किसी को पेन देते हो, उसको खुशी मिलती है किसी चीज से, तो उस चीज को वो बार बार करता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, जो वातावरण में एनवायरमेंट में मौजूद होता है, जैसे बेल हो गया, बुक हो गया, है ना, कोई भी ऐसी चीज होगी जो न्यूट्रल स्टिमुलस कहलाएगी। अब देखिए, ईएस के आधार पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये बताइए फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्या है, सिमुलेटेंस कंडीशनिंग क्या है, ट्रेस कंडीशनिंग क्या है और बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या होती है। बेसिकली ये क्या है, इसमें प्रश्न बहुत आता है और मैचिंग करने के लिए आता है। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि हम डॉग को फूड दे रहे हैं और उसके साथ साथ बेल बजा रहे हैं, तो फूड और बेल का जो क्रम है, या कह सकते हैं उसका जो सीरियल है, वो क्या होना चाहिए। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि न्यूट्रल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड जस्ट बिफोर द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट स्टिमुलस, यानी कि खाने से पहले घंटी को अगर हम बजाते हैं दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंडीशनिंग, और खाने के बाद बचाते हैं तो उसको हम बैकवर्ड कंडीशनिंग बोलते हैं। सिमुलेटेंस ये क्या होता है, जिसमें हम दोनों को साथ साथ देते हैं सेम टाइम पे। जब दोनों का टाइम यानी कि फूड और बेल का जो टाइम है अगर सेम होता है तो उसको हम सिमुलेटेंस कंडीशनिंग कहते हैं। ट्रेस कंडीशनिंग भी क्या है, ऐसा टाइप है कि इन दिस टाइप देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस एंड द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट स्टिमुलस। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा बीच में गैप करके दिया जाता है। तो इस तरीके से सीधा सीधा यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि इनको मैच करिए। क्या इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें, सो टीचर कैन यूज क्लासिकल कंडीशन टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट by associating positive feeling and experience with learning एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइज देना, रिवॉर्ड देना, पॉजिटिव फीडबैक देना। तो ऐसा करने से बच्चे का, अगर बार बार हम उसको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो धीरे धीरे बच्चा कंडीशनिंग कर लेगा और वो चीजों को सीख जाएगा। टीचर्स कैन यूज क्लासिकल कंडीशन फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट ऑल्सो, तो हम इसे क्लासरूम मैनेजमेंट में भी यूज कर सकते हैं। टीचर्स कैन यूज क्लासिकल कंडीशनिंग टू इनकरेज एक्टिव लर्निंग बाई pairing learning activities with positive stimuli such as prize और other positive feedback। तो बच्चे को हम यहाँ पे उसकी लर्निंग को इनकरेज करने के लिए, लर्निंग को इनहांस करने के लिए भी पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्निक कैन बी यूज टू हेल्प स्टूडेंट ओवरकम फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू लर्निंग एक्टिविटीज। इसका हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं कि उसकी एंजाइटी को आप कैसे दूर करें। यहाँ पर एडवर्ड थॉर्नडाइक की जो थ्योरी आती है, वो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी जो थ्योरी है वो भी एक लर्निंग की थ्योरी है जो बताती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है और इसमें बिहेवियर को हम बच्चे के कैसे शेप कर सकते हैं एसोसिएशन के द्वारा। इस थ्योरी में थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर काफी सारा एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने कुछ लॉ बताए। तो पहला इन्होंने बताया था लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो जितना हमारे ऊपर उस चीज का इफेक्ट होता है उतना ज्यादा वो चीज हमें अच्छी लगने लगती है और उसको हम सीखते हैं। दूसरा नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस। किसी भी चीज के लिए अगर आप अंदर से रेडी नहीं, मोटिवेटेड नहीं है, तो वो चीज आपको जल्दी सीख नहीं लर्न होगी। तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, एक लॉ यहाँ पे बच रहा है, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आपने जो चीज सीखी है, आप जो सीखना चाहते हैं उसको बार बार आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। तो इस तरह से ये टोटल कितने लॉ हो गए, 3 लॉ हैं और ये इसको थॉर्नडाइक ने दिया था।
इसका भी बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। टीचर्स कैन प्रमोट एक्टिव लर्निंग बाई promoting स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस न्यू स्किल्स एंड कंसेप्ट। टीचर्स कैन यूज पॉजिटिव reinforcement such as prize, reward, recognition to encourage desirable behavior and promote learning। इसके अलावा थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ लर्निंग का क्या यहाँ पर इम्प्लीकेशन है? हम बेसिकली इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट बच्चे के लिए क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो अपने अंदर मोटिवेशन लाए, वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे, उसको अच्छी से अच्छी हम अपॉर्चुनिटी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उससे फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली क्या है? एक ऐसा लर्निंग है जिसके द्वारा हम बच्चे के बिहेवियर को शेप करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पे कई सारे प्रयोग किए थे, जिसमें इन्होंने पिजन के ऊपर किया, है ना, इन्होंने चूहे के ऊपर किया, है ना, रेट के ऊपर किया, और इन्होंने ये बताया कि सीखने में यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीइंफोर्स का मतलब कि किसी के बिहेवियर को सेव करने के लिए पनिशमेंट या रिवार्ड का यूज करके हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो इसके आधार पर स्किनर also proposed the concept of Skinner box, which is a device used to study operant conditioning in animal. तो Skinner box is control environment in which an animal can be trained to perform a specific behavior such as freezing a lever in order to receive a reward। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा वातावरण environment क्रिएट किया उस बॉक्स के अंदर जिसमें ऑटोमेटिकली हम बार बार ये उसको कर सकते थे कि जिससे वो लीवर को दबाएगा वैसे ही उसको खाना मिल जाएगा। तो खाना उसके लिए रिवार्ड का काम कर रहा था, लीवर दबाना और सही एक ही बार में दबाना उसके लिए लर्निंग है, क्योंकि पहले वो दबाया तो उसको नहीं, पहले उसको पता ही नहीं था कि उसको कौन सा लीवर कब प्रेस करना है। लेकिन धीरे 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 पिजन या रेट धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो स्किनर ने ये प्रूव किया है कि यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है वो लर्निंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्किनर बॉक्स है जिसमें एक रेट है, ये लाइट लगी हुई थी और यहाँ पर एक लीवर था, जैसे ये लीवर को दबाता वैसे ही इसमें से खाना आ जाता था। और यहाँ पर ये जो ग्रिप थी ये इलेक्ट्रीफाइड थी जिसमें करंट आता था, यहाँ पे लाइट जलती थी, और ये क्या था, फूड, तो इसमें फूड रहता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे डिफरेंट टाइप से उन्होंने इसको सिखा दिया। उसके बाद इन्होंने जो रिजल्ट निकाला उसमें इनको ये समझ में आया कि कई तरीके हैं जिसके द्वारा हम चीजों को सिखा सकते हैं। तो इन्होंने 8 टाइप बताए ट्रेनिंग के। पहला बताया, कई सारे बताए इन्होंने, जिसमें है, मैं लाइन से डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको ये बहुत शॉर्ट लग रहा हो तो मेरा इस पे एक वीडियो है सिर्फ 8 ट्रेनिंग के टाइप पे, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन आता है ट्रेनिंग के टाइप के ऊपर, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एस्केप ट्रेनिंग क्या होती है? In this type of operant conditioning, a behavioral reinforcement by allowing the organism to escape from an aversive stimulus such as shock or loud noise. For example, a rat learned to press a lever to turn off an electric shock. तो इस तरीके से वो एस्केप कर जाना है ना, कि यहाँ से। पनिशमेंट ट्रेनिंग क्या होता है? जिसमें हम, ऐसा कंडीशनिंग है जिसमें हम बच्चे को पनिशमेंट देते हैं। अब कोई बच्चा है कि मान लीजिए वो बार बार कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना, तो ये पनिशमेंट ट्रेनिंग होती है। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, उस बिहेवियर को छोड़ देगा। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको हम उसके लिए फोर्स कर सकते हैं। या इसका ये भी एग्जाम्पल होता है कि जैसे कोई बच्चा सिगरेट पीता है तो अगर उसकी मदर उसको सिगरेट पीते देख, ट्रेनिंग होता है। द टाइप ऑफ ऑपरेंट कंडीशन बिहेवियर इज weakened by the removal of a reinforcing condition such as food or attention. For example, a child learned not to throw tantrum after being ignored by a parent. Next है active avoidance training. In this type of operant condition, a behavior is reinforced by allowing the organism to avoid, यानी कि किसी भी चीज को हम यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए डॉग लर्न टू जंप ओवर अ हर्डल टू अवॉइड गेटिंग स्प्रेड विद वाटर, है ना। मान लीजिए कोई डॉग है आपके, मान लीजिए भौंक रहा है वो आपके ऊपर, तो आपने स्प्रे कर दिया उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस हरकत को अवॉइड करेगा। तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की। तो यहाँ पर है रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, शेपिंग। तो शेपिंग पे प्रश्न आता है कि शेपिंग क्या होता है। रीइंफोर्समेंट सबको मोस्टली पता ही होता है कि रीइंफोर्स का मतलब क्या है, री इन फोर्स, यानी कि री का मतलब अगेन, फोर्स करना, बार बार किसी चीज को फोर्स करके वो काम कराना। तो जिसमें हम पॉजिटिव भी देते हैं और निगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से हम बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं। पनिशमेंट क्या होता है
कि ऐसा काम करना जिससे वो उस काम को करना छोड़ दे, तो उसके लिए हम पेनल्टी लगा सकते हैं, डांट सकते हैं, है ना, तो पनिशमेंट। इसी तरह से शेपिंग, शेपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी के बिहेवियर को, डिजायरेबल जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूछा जाता है, इसलिए प्लीज जरूर याद रखें। इसमें एक्सटिंक्शन आता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है और जनरलाइजेशन आता है। ये सारे के सारे 5 के 5 पूरे प्रिंसिपल हैं आपके यहाँ पे। अब यहाँ पर शेड्यूल्स होता है कि शेड्यूल का मतलब क्या है कि जब हम किसी को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो वहां पर किस तरह का दे रहे हैं, कंटिन्यूस दे रहे हैं, रेशियो में दे रहे हैं, वेरिएबल में दे रहे हैं या इंटरवल में दे रहे हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक तो इनका ट्रेनिंग से आता है स्किनर में, दूसरा इनका यहाँ पे आता है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, हर 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 हरकत के बाद, हर काम के बाद रीइंफोर्समेंट देना। फिक्स का मतलब है कि हमने यहाँ पर एक नंबर फिक्स कर दिया है, उसके हिसाब से रीइंफोर्समेंट मिलेगा। वेरिएबल का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। इंटरवल का मतलब है कि यहाँ पे इंटरवल फिक्स है कि इतने टाइम के बाद या इतना टाइम पास हो जाएगा तब आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इन एग्जाम्पल्स को पढ़िए, समझिए। इसके बाद आता है फिक्स्ड इंटरवल रेशियो रीइंफोर्समेंट। तो फिक्स इंटरवल का मतलब क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट होगा जो अमाउंट फिक्स्ड टाइम के पास हो जाने के बाद मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये टोटल 5 तरीके का शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट बच्चे को देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी जीन पियाजे की। ये सबकी पढ़ी हुई थ्योरी है बहुत ज्यादा। तो जीन पियाजे ने बेसिकली कॉग्निटिव लर्निंग का थ्योरी दिया था और जीन पियाजे का इन्होंने प्रोसेस बताया था कि हम यहाँ पर चीजों को कैसे सीखते हैं, तो कॉग्निशन हमारा कैसे काम करता है। तो इन्होंने इसको लेके यहाँ पर चाइल्ड की 4 स्टेज बताई थी और उन 4 स्टेज से क्वेश्चन आता है। तो वो 4 स्टेज कौन कौन सी है? पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे इनको सीरियल से लगाने के लिए आता है, इन पे बहुत क्वेश्चन आता है, तो चारों को आप याद कर लीजिएगा। सेंसरी मोटर का एज क्या है? 0 से 2, प्री ऑपरेशनल का 2 to 7 एंड 7 to 11 एंड फॉर्मल 11 के बाद। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से गाइस बनता है कि इसका क्या क्वालिटी होता है। तो यहाँ पे बच्चा ऑब्जेक्ट्स को समझता है, यहाँ पे सिंबॉलिक थिंकिंग करता है, ठीक है। सी में वो क्या करता है, वो कंसेप्ट को समझने लगता है, एंड डी में वो हाइपोथेसिस बनाने लगता है। तो यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं। इस थ्योरी से कुछ सब थ्योरी निकल के आती हैं जो पियाजे ने जिसमें के ऊपर बात की है, जैसे स्कीमास। तो स्कीमास आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हैं जो हम अपने ऑर्गेनाइज करते हैं और जो भी हमें डे टू डे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे हमारे स्कीमास बनते चले जाते हैं। इसी को लेके इक्विलिब्रेशन दिया है। पियाजे बिलीव द लर्निंग इन्वॉल्व अ प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब ऐसे समझ लीजिए बैलेंस करते हैं, यानी कि चीजों के बीच में हम बैलेंस करना, यानी कि पुराना एक्सपीरियंस और नए एक्सपीरियंस के बीच में बच्चा बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों ही टॉपिक, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप देख लीजिएगा। इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? तो टीचर कैन अडॉप्ट अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग सच एज एक्टिव एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। It impact on curriculum design, focus on hand-on activities. So according to Piaget, learner benefit from interacting with their peers as they can challenge and extend each other's thinking. तो इस तरीके से जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका लर्निंग में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लर्निंग अफेक्टिव फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं? तो मैच्योराइजेशन, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, ये बहुत बड़े फैक्टर हैं जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। मैच्योर होने का मतलब क्या है कि किसी की एज कितनी है ना, वो उस कितनी मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करता है, कितना सीरियस है। इंटरेस्ट का मतलब है कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। मोटिवेशन, आप अंदर से मोटिवेटेड हैं या कोई आपको बाहर से फोर्स कर रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। Human learning is influenced by the child own psychological characteristics. This have a strong influence his ability to learn as well as how she learn. इसमें मैचुरेशन है। तो मैचुरेशन क्या होता है? जिसमें हम किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, हम कैसे उसके साथ उस इंफॉर्मेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो मैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग के लिए। मोटिवेशन ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर लर्निंग, जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करता है। अंदर से आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे तो आपको पढ़ने में मजा आने लगता है। तो यहाँ पर मोटिवेशन का मतलब है इंटरनल, यानी कि जो भी मोटिवेशन है वो आपका इंटरनल आना चाहिए। बाहर से फोर्सफुली आपको पढ़ाई के लिए कोई भी नहीं कर सकता है। तो मोटिवेशन
एक डायरेक्ट बिहेवियर है जो किसी पर्टिकुलर गोल के लिए होता है, इससे हम एनर्जी और एफर्ट हमारा बढ़ जाता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे हमारा कॉग्निशन बढ़ता है, इससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो इसलिए गाइस मोटिवेशन किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है। एक होता है जो एक्सटर्निस्टिक होता है, जो बाहर से आता है एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे पैसे मिलना, स्कॉलरशिप मिलना, अच्छे ग्रेड मिलना, इसके लिए पढ़ना। एक होता है इनर, इनर का मतलब है जो जो हमारे अंदर से आता है, जो हम खुद से ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तीसरा टॉपिक है यहाँ पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है कि आप किसी चीज को कितना जानना चाहते हो, आपके अंदर उस चीज को पढ़ने की, जानने की, समझने की कितनी इच्छा है। So change in behavior in the present of the object attached to the object, strength of will be face difficulties। तो अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होता है तो उसे वो चीज ज्यादा ही समझ में आती है, जो नहीं होता है उसको बिल्कुल भी नहीं आती है। अब टाइप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जैसे एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, मैनिफेस्ट इंटरेस्ट एंड मेजर्ड इंटरेस्ट। तो एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सप्रेस का मतलब द पर्सन एक्सप्रेस हिज पर्सनल लाइकिंग थ्रू सच सेंटेंस, आई लव स्पोर्ट्स, आई लव टीचिंग, आई लव लर्निंग। तो ये सब क्या है? एक्सप्रेस, यानी कि हमने एक्सप्रेस किया। मैनिफेस्ट क्या होता है? एक्सप्रेस नहीं होता है बट हमारे बिहेवियर में वो चीज हमारी एक्टिविटी में ऑब्जर्व की जा सकती है। मेजर्ड का मतलब क्या है? ऐसा ऐसा इंटरेस्ट जिसको किसी टेस्ट के द्वारा या किसी एवोल्यूशन मेथड के द्वारा उसकी मेजरमेंट की जा सके, ऐसे को हम मेजर्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। टाइप ऑफ टूल ऑफ मेजरिंग इंटरेस्ट, क्या क्या टूल इसके लिए यूज किए जाते हैं? तो इसके लिए कई सारे अलग अलग, कुडर का परफॉर्मेंस टेस्ट आता है, थर्स्टन का टेस्ट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट होता है, जो कई जगह यूज भी होते हैं। इस टूल के द्वारा किसी के भी इंटरेस्ट को उस एरिया में मेजरमेंट किया जा सकता है। मेमोरी एंड अटेंशन, नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी एंड अटेंशन। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक ऐसा क्या कहें, एक ऐसी चीज है जिसको हम क्या कहते हैं, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग। किसी भी एक टाइम पीरियड में जब हम रिटेन करते हैं किसी चीज को और फिर उसको रिकॉल कर लेते हैं तो हम कहते हैं इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो ये यार कोडिंग करना, स्टोरेज करना, रिट्रीवल करना, ये सारे इसके पार्ट है। मेमोरी में आपको और भी जगह पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। टाइप ऑफ मेमोरी, तो सेंसरी मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी यानी कि जो हम अपने सेंस ऑर्गन से अचीव करते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि हमने आज आज तो इसे समझ लिया लेकिन थोड़े टाइम बाद में हम भूल जाएंगे। जैसे अगर आप ये सोचो कि आपने 6 दिन पहले क्या खाना खाया तो आप भूल जाओगे। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होता है? अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ गए हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में तो वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए वो मेमोरी सेव हो जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की मेमोरी होती है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी भी टू टाइप की होती है, एक होती है एपिसोडिक और दूसरी होती है सिमेंट्रिक। सो एपिसोडिक मेमोरी मतलब जो कंटेन बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ अवर लाइफ, मेमोरी रिलेटिंग टू अवर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, तो उस तरह को इस तरह की मेमोरी को हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। सिमेंट्रिक मेमोरी का मतलब क्या है? मेमोरी ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज। सो ऑल कंसेप्ट, आइडिया, रूल्स, लॉजिक, सब्जेक्ट, जो भी हम चीजें पढ़ते हैं वो सारी हमारी सिमेंट्रिक मेमोरी में आती है। नेक्स्ट टॉपिक है अटेंशन। अटेंशन इज द टर्म यूज्ड टू गिवन टू अ perceptual process that selects certain input for inclusion in our conscious experience or awareness at any given time. It is the process involving the act of listening and concentrating on a topic, object or event for the attainment of desired goals। तो अटेंशन यानी कि जैसे कोई हमारे सामने यहाँ पे चीज, अवेयरनेस की बात हो, एक्सपीरियंस की बात हो, नॉलेज की बात हो, यानी कि हम उस चीज पे कितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो कितने सारे सेंस ऑर्गन उस पर वर्क कर रहे हैं। तो अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन एन ऑब्जेक्ट अदर देन अपॉन एन अदर, है ना। तो जैसे कोई बच्चा आपने देखा होगा उसका टेंशन क्लास में बहुत ज्यादा है, किसी का बिल्कुल भी नहीं है। सो बेसिकली इस डील विद अवर कंसंट्रेशन, और ये बहुत जरूरी है किसी भी चीज को पढ़ने और समझने के लिए। जितना ज्यादा किसी का अटेंशन होता है उतना ज्यादा वो चीजों को जल्दी से रिटेन करता है। टाइप ऑफ अटेंशन की बात करें यहाँ पे तो सस्टेन्ड अटेंशन होता है। सस्टेन्ड का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन वन थिंग फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड। यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग एक ही चीज को पूरी लाइफ फोकस करते हैं और उसी में वो बहुत बड़ा नाम कर लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक ही टाइम में किसी एक चीज को फोकस करना।
शिफ्टिंग अटेंशन या अल्टरनेटिंग क्या होता है, हम एक ही टाइम पे कई डिफरेंट चीजों पे फोकस कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग अटेंशन बिटवीन टू और मोर थिंग्स विद डिफरेंट कॉग्निटिव डिमांड. सो stopping attention to one thing and then switching to the next task. It is not about focusing on more than one thing at the same time, but about stopping attending to one thing and then switching to the next task. ठीक है, तो जब कोई मल्टीटास्किंग होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये शिफ्टिंग अटेंशन है. तीसरा है यहाँ पे सेलेक्टिव अटेंशन. सेलेक्टिव अटेंशन इन्वॉल्व बीइंग एबल टू चूज एंड सेलेक्टिवली अटेंड टू सर्टेन stimuli in the environment while at the same time tuning other things out. For example, you might selective attention to a book you are reading while tuning out the sound of our next door neighbor's car alarm going off. तो ये इसका एक एग्जाम्पल है. तो इस तरह के अटेंशन को हम यहाँ पे सेलेक्टिव अटेंशन बोलते हैं. लास्ट है यहाँ पे डिवाइड अटेंशन. डिवाइडेड अटेंशन इज द एबिलिटी टू पे अटेंशन टू टू टास्क एट द सेम टाइम. तो जैसे कुकिंग कर रहे हैं उसी समय अपने फोन पे बात भी कर रहे हैं, तो इसको हम डिवाइडेड अटेंशन बोलते हैं. सो गाइज, ये था आपका पूरा साइकोलॉजी का पार्ट जो मैंने आज खत्म कर दिया. तो इसी के साथ आपका यूनिट 1 पूरा का यूनिट 2 पूरा खत्म हो गया है. अब हम यूनिट 3 पढ़ेंगे. आपको कैसा लगा है प्लीज जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. अगर ये किसी को नोट्स चाहिए जिस नोट से मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसका एक छोटा सा चार्ज है 500 रुपीज. तो 500 रुपीज आप विनय सर को इस नंबर पे करके 9015958713 इस नोट्स को ले सकते हैं. और अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए तो इस क्लास को भी कंटिन्यूस देख सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट.